हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कल हम पढ़े थे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, है ना। सी टोकन्स में कीवर्ड और आइडेंटिफायर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में देख लेंगे। आज पढ़ रहे हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है स्थिरांक, मतलब जो स्थिर रहे, परिवर्तित ना हो, है ना। स्थिरांक जो स्थिर रहे या जिसका मान परिवर्तित ना हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। डेफिनेशन से देखिए लिखा है कांस्टेंट रेफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है कि कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स मान होता है, एक स्थिर मान होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में परिवर्तित नहीं होता है। दिस फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज लिटरल्स। कभी कभी ना कांस्टेंट को लिटरल्स लिख के पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरल्स या डिफाइन लिटरल्स। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लिटरल्स लिखा हो या कांस्टेंट लिखा हो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये जो लिटरल्स लिखा है ये लिखा हो या कांस्टेंट लिखा हो, इसको डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन जनरल कांस्टेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एज फिक्स्ड वैल्यू इन सी प्रोग्राम। किसी भी निश्चित मान को दर्शाने के लिए या फिक्स्ड वैल्यू को जो चेंज होने वाली नहीं है, इस ऐसी वैल्यू को दर्शाने के लिए सी प्रोग्राम में क्या करते हैं? सामान्यतः कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? मेनली कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो अंकीय संख्या हो, मतलब नंबर वाला संख्या, और कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब जो शब्दों से बना हुआ संख्या हो, या है ना। तो न्यूमेरिक में दो तरह का हो गया, एक इंटीजर टाइप का और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। इंटीजर मतलब जो होल नंबर हो, जो पूर्णांक को दर्शाता हो, उसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक। मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं लिखा है ना, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होता है? जैसे 7.4 है ना। अब अगर सिंगल प्रिसीजन होगा, मतलब फ्लोट टाइप का होगा, तो दशमलव के बाद 6 अंक तक, और डबल प्रिसीजन होगा तो दशमलव के बाद 10 अंक तक, ठीक है। ऐसे ही कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि कैरेक्टर कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट में और कैरेक्टर कांस्टेंट में कैसे डिफरेंस पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया और उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं ना, यहाँ नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे ना। हाँ, तो जो इंटीजर टाइप का होगा उसको हम लिखेंगे बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के, मतलब न्यूमेरिक टाइप वाला। और कैरेक्टर टाइप वाले में क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। अब देखिए, अब हम, ये तो हो गया फिक्स्ड वैल्यू। अब फिक्स्ड वैल्यू आया है तो इसका मतलब कि कुछ चेंज होने वाली वैल्यू भी होती होगी, जरूर होती होगी, तभी हम क्या बोले? फिक्स्ड वैल्यू बोले, है ना। एक और चीज़, जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो हमेशा नल सिंबल के साथ एंड होता है, ठीक है। नल सिंबल का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख रहे हैं हम, हेलो लिख रहे हैं, तो जो उसका लास्ट इस कैरेक्टर होगा वो नल वैल्यू होगा। नल वैल्यू कैसे लिखा होता है? एक लाइन लिखा होता है, जीरो और स्लैश, ठीक। तो नल वैल्यू के साथ हमेशा एंड होता है। अब आगे लिखिए, ये लिख लिए। अब लिख लीजिए वेरिएबल। एक तो हो गया कांस्टेंट, अब दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज होता रहे, ठीक। जब प्रोग्राम रन करा रहे हैं उस बीच में अगर किसी भी आइडेंटिफायर का मान परिवर्तित होता है तो ऐसे आइडेंटिफायर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक। उसको स्थिरांक और इसको बोलते हैं परिवर्तनांक। लिख दें, परिवर्तनांक, स्थिरांक और परिवर्तनांक, जो परिवर्तित होता रहे। तो लिखिए, डेफिनेशन में लिखा है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन या आइडेंटिफायर दैट वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू परिवर्तित हो सकती है एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। कब? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। लिखा, अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच होल्ड द डेटा और अनदर वन वेरिएबल
वेरिएबल क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है जो किसी डेटा को या दूसरे वेरिएबल को होल्ड करता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इनपुट डेटा इन प्रोग्राम। किसी भी इनपुट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिएगा, ये आईएमपी है, ठीक है, MIMP लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में लगभग हर बार ही पूछता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसीलिए बिल्कुल ये वाला ना नोट्स एकदम ऐसे स्कैन कर लीजिएगा, आँख में फ़ोटो क्लिक हो जाए और उसको हम उसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें। चलिए देखिए क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या मतलब हुआ कि हम किसी प्रोग्राम में वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, उसको कितनी मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये काम कौन करता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। ठीक, तो ये लिखा है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सफिशिएंट मेमोरी स्पेस फॉर द डेटा इन टर्म ऑफ वेरिएबल। किसी भी डेटा को वेरिएबल के रूप में एक सफिशिएंट मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब सफिशिएंट मेमोरी स्पेस कैसे एलोकेट होता है, डेटा टाइप से, पढ़े थे ना हम डेटा टाइप में। तो देखिए सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, इसका जो जनरल सिंटेक्स होगा या जनरल फॉर्मेट होगा वो कैसा दिखेगा, डेटा टाइप और वेरिएबल लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इंट ए, सिंगल भी हो सकता है, फ्लोट ABC, ये सेपरेट है ना, तो वेरिएबल लिस्ट लिखा है ना, तो वेरिएबल का लिस्ट हो गया ABC, अलग अलग 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए या सिंगल एक वेरिएबल ए डिफाइन किए। चाहे तो एक वेरिएबल भी कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन हो गया। अब ये बताया कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है मतलब कि मेमोरी में इसको 2 बाइट स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लोट है तो ABC 3 है, तो तीनों को प्रत्येक को क्या 4-4 बाइट मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोनों क्या है, डेटा टाइप डिफरेंट होने की वजह से मेमोरी स्पेस अलग अलग ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बड़े डेटा टाइप का है मतलब एक फ्लोट को स्टोर करने के लिए कितना चाहिए, FLOAT, तो 4 बाइट की ज़रूरत होती है, तो इस ए को स्टोर करने के लिए 4 बाइट और इस ए को स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या कर रहा है। अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब आया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन नाम से स्वरूप पता चल रहा है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देना। अभी ए को तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन ए का मान क्या होगा, 1, 2, 5, 10, 12 क्या मान है, ये बताना ही क्या कहलाता है। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ साथ उसको कोई वैल्यू भी दे देना क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। देखिए लिखा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के समय ही किसी वेरिएबल को प्रारंभिक मान प्रदान कर देना क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखिए इसका जनरल सिंटेक्स कैसे दिखेगा, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और एक सिंबल लग जाएगा असाइनमेंट सिंबल, हम जिसको बोलते हैं इक्वल है ना, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये मान इसको निर्धारित हो जाएगा वैल्यू। एग्जाम्पल अगर दिखना चाहेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लिए, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे सिंपल ऊपर लिखा ना इंट ए इक्वल्स टू 5, तो ए का मान क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही लिख सकते हैं फ्लोट बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 10, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लंबा लंबा वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टर्मिनेटर है, सेमी कॉलन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन ये दोनों साथ साथ पूछता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल, एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कांस्टेंट भी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी आता है कीवर्ड आइडेंटिफायर का डिफरेंस, कीवर्ड आइडेंटिफायर का डेफिनेशन, वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5 से लेकर 10 नंबर तक कीवर्ड मतलब सी टोकन से आता है, तो हमको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कहाँ कहाँ स्कोप है, ठीक है, मतलब इसका डिमांड कहाँ कहाँ है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेनली हमारे सिलेबस में 2 स्कोप लिखा है, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल और जो वेरिएबल्स हैं अगर किसी फंक्शन में ना डिक्लेयर करके फंक्शन से बाहर, किसी भी फंक्शन के अंदर ना डिक्लेयर किया गया हो, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हो, मतलब आउटसाइड द फंक्शन हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक,
और लोकल वेरिएबल वो जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में डिक्लेयर किया गया हो और सिर्फ उसी फंक्शन के द्वारा यूज़ किया जा रहा हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब फंक्शन में कैसे डिक्लेयर करते हैं हम एग्जांपल से दिखा देंगे आप लोग को। देखिए ग्लोबल वेरिएबल में ना जैसे मान लीजिए समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले लें कि जो आपके सिर्फ लोकल एरिया में सामान मिलता है वो क्या होता है, कभी कभी सब्जी वाले बेचने आता है ना कि लोकल टमाटर लोकल मटर, क्या मतलब है कि आपके एरिया में ही उसको उपजाया गया और आपके एरिया में ही उसको यूज़ कर लिया गया, ठीक। तो वैसे ही लोकल स्कोप क्या हो गया कि आपके लोकल किसी एक फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया और वहीं पे उसका यूज़ किया गया, ठीक है। और मतलब जो टास्क परफॉर्म किया गया वो उसी फंक्शन के अंदर किया गया, बाहर नहीं किया गया। ग्लोबल में क्या होता है कि फंक्शन से बिल्कुल बाहर किया गया और वर्ड मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उसको यूज़ किया जा सके, ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। डेफिनेशन में लिखा है ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस। क्या मतलब है कि सभी फंक्शंस के बाहर इसको डिफाइन किया जाता है। इट अवेलेबल एट ऑल द फंक्शन, ये क्या होता है, सभी फंक्शन के लिए उपलब्ध होता है। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के फंक्शन को कोई भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है कि लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, लिखा ना, अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है लोकल वेरिएबल कहलाता है। लोकल वेरिएबल ओनली यूज्ड विद इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर। लोकल वेरिएबल को हम केवल वहीं यूज़ कर सकते हैं जहां वो डिक्लेयर किया गया हो, जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है वहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना प्रोग्राम लिखना नहीं आता है, एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए एग्जांपल में क्या करना है, इतना तो याद हो गया होगा ना प्रोग्राम लिखते लिखते, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद क्या आता है, 2 मिनट के लिए अगर हम ना ग्लोबल वेरिएबल ना डिक्लेयर करें तो क्या होता था, वॉइड मेन। हमको सिर्फ क्या करना है, ये बताना है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करना है। तो हम क्या किए, एक वेरिएबल ले लिए इंट बी। ये वेरिएबल है जिसका मान पूरे प्रोग्राम में बार बार चेंज हो सकता है, तो इंट बी लिखे। अगर हमको 3 नंबर चाहिए होता तो ए बी सी लिखते थे। तो वॉइड मेन के बाद क्या आया, एक हमको डिक्लेरेशन चाहिए, वेरिएबल जो भी हमको इनपुट चाहिए तो उसका डिक्लेरेशन करते थे, फिर उसके नीचे हम टास्क परफॉर्म करते थे और उसका गेट स्टेज लिख के क्लोज। तो ये ट्रिक हो गया, ठीक है। अभी हम आगे जितना स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे हमको ट्रिक और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। चलिए अब ये क्या है ना, ये हम यहाँ कमेंट में लिख दे रहे हैं, ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ इंट बी, ये क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल देखिए मेन जो है वो फंक्शन था, ये हम पहले ही दिन क्लास में बताए थे, है ना। तो मेन को है फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर इज और जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे हम उसको बोलते थे बॉडी ऑफ फंक्शन या ब्लॉक ऑफ फंक्शन। तो क्या है, इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया तो उसको लोकल वेरिएबल, और ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है। बस इतना ही हमको समझना था, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं और ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए हैं। ये लिखिए, ग्लोबल वेरिएबल लिखिए, मेन फंक्शन लिखिए, मेन के अंदर लोकल वेरिएबल लिखे, फिर क्या लिखे, ए और बी दोनों को मान दे दिए, या तो यूज़र से डिमांड कर लेते या फिर खुद से यहाँ पे इसको एक एक वैल्यू दे दिए। अब क्या, ए की वैल्यू प्रिंट, बी की वैल्यू प्रिंट, गेट सी एच, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा क्या बचा रह गया, वेरी कांस्टेंट हो गया, यानी हमारा बच गया स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर। ऑपरेटर बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कल हम पढ़ लेंगे, क्या बचा रह गया, स्ट्रिंग बच गया, स्पेशल सिंबल। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल, और 2 वीडियो लगेगा हमको ऑपरेटर पढ़ने में, ओके। तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके और हम आप लोग को नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू।